और इस वक्त सीधे रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल का। इस वक्त वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से कर रहे हैं बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता राजनाथ सिंह। राजनाथ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और कहा जा रहा है कि असेंबली इलेक्शंस के लिहाज से भारत का सबसे अहम चुनाव होगा 2014 के बाद। क्या आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस के साथ आने के बाद, राहुल और अखिलेश की ये जोड़ी बनने के बाद बीजेपी के लिए चुनौती पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है? जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। स्वाभाविक है कि जो सबसे बड़ा राज्य है उसके विधानसभा का चुनाव यदि होगा तो वो अपने में महत्वपूर्ण होगा, अहम होगा। लेकिन जो आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने के कारण वह गठबंधन मजबूत होगा, पहले तो इस हकीकत को हमको समझना चाहिए कि दोनों राजनीतिक पार्टियां कमजोर हो गई थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि हम अकेले बल पर अपनी नैया को पार नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ यह गठबंधन किया है। इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करेंगे कि यह बेमेल गठबंधन है पूरी तरह से, क्योंकि स्वयं मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सारी जिंदगी हमने खपाई कांग्रेस का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में। और चुनाव में समीकरण अहम होता है और ऐसे वक्त पे जब यादव वोट कंसोलिडेट हो रहा है, मुस्लिम वोट जो पहले कंफ्यूज था कि बसपा के पास जाना है, कांग्रेस के पास कि सपा के पास, अब वो पूरा इस मिनी गठबंधन की तरफ आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कास्ट कंसोलिडेशन बहुत भारी पड़ सकता है? देखिए, स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। केवल उत्तर प्रदेश में कास्ट इक्वेशन के आधार पर ही चुनाव होता है, यह जो लोग कहते हैं इसे मैं सच नहीं मानता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता समाज के सभी जातियों में, सभी वर्गों में इधर तेजी के साथ बढ़ी है। क्योंकि आजादी के इतने वर्ष गुजर गए और बराबर लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है, तो अब केवल जाति, पंथ और मजहब के आधार पर आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। लोग यह देखते हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी पंथ के क्यों न हो, यह देखते हैं कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो गुड गवर्नेंस दे सकती है, यानी बेहतर सरकार दे सकती है। और लोग यह महसूस करते हैं, देश ही नहीं, जिन जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस समय हैं अथवा इसके पहले भी रही हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा बेहतर गवर्नेंस देने का काम यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस देश में करती है तो वह भारतीय जनता पार्टी। सर, बिहार में हमने देखा जब आपकी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई तो बीजेपी को नुकसान हुआ। हूबहू उसी तरह का कुछ उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, क्योंकि जब विपक्ष बटा होता है, जैसे 2014 के जनरल इलेक्शन में था, तब बीजेपी को बहुत फायदा हुआ, विपक्ष एकजुट हुआ, बीजेपी के लिए तकलीफ बढ़ गई। देखिए, थोड़ा बहुत लाभ बिहार में यह हुआ था, लेकिन आप यह मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की वैसी स्थिति नहीं है, वह सर्वथा भिन्न है। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? इसलिए मैं सोचता हूं कि देखिए, बिहार का जब चुनाव हुआ था तो उस समय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके गवर्नेंस के भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, माने ताकि जनता ये कह सके पूरी दावे के साथ नहीं कि यह सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। काम अच्छा कर रही थी, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जब 2.5 वर्षों का जो समय गुजरा है, अब लोगों ने यह महसूस कर लिया कि हमारी केंद्र की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। और अन्य राज्यों की सरकारों के बारे में परसेप्शन लोगों का पहले से था ही। और सोशल इक्वेशंस का जहां तक सवाल है, बिहार के सोशल इक्वेशंस और उत्तर प्रदेश के सोशल इक्वेशंस में एक बहुत बड़ा यूपी का जैसे जैसे हम लोग दौरा कर रहे हैं, हमारे तमाम पत्रकार फीडबैक दे रहे हैं, हम लोग खुद घूम रहे हैं, बार बार एक चीज बीजेपी के कैंपेन के बारे में आती है कि बीजेपी का लीडर कौन है, नेता कौन है। अखिलेश है, यंग है, डायनेमिक है, एनर्जी है, और लोग कहते हैं कि बीजेपी में अब समझ ही में नहीं आ रहा। सबसे बड़ा बीजेपी का उत्तर प्रदेश का नेता तो हमारे सामने इस वक्त बैठा है, आप क्यों नहीं है यूपी में बीजेपी के सीएम फेस? देखिए, उत्तर प्रदेश में डायनेमिक और एनर्जेटिक लीडर्स की कोई कमी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि पहली बार अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को नहीं प्रोजेक्ट किया है। इसके पहले भी कई ऐसे अवसर रहे हैं जबकि हम लोगों ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को प्रोजेक्ट नहीं किया है। जैसे उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ है, नहीं प्रोजेक्ट किया, हरियाणा नहीं प्रोजेक्ट किया, और महाराष्ट्र नहीं प्रोजेक्ट किया, और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने भी ये प्राप्त किया। बिहार में नहीं प्रोजेक्ट किया, नुकसान हुआ? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, वो तो स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। कभी स्ट्रेटजी सफल भी होती है, एक बार स्ट्रेटजी नहीं, क्योंकि ना प्रोजेक्ट करने के पीछे एक वजह ये रही है, सत्ता के गलियारों में लगातार किसी से बात करो, संघ के लोगों से बात करो, बीजेपी के नेताओं से बात करो, वो कहते कि हमारा तो मन था, हमारी तो बड़ी इच्छा थी कि राजनाथ जी जाएं,
लेकिन राजनाथ जी जाना नहीं चाहते यूपी। क्या बात है, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कह रही है आपकी ये मुस्कुराहट? नहीं। आप जाना चाहते हैं यूपी सीएम बन के? जाना, ये सब तो काल्पनिक प्रश्न है। काल्पनिक है? हाँ, काल्पनिक है। मतलब किसी ने आपसे कहा नहीं? नहीं, संघ की तरफ से? नहीं, कहने सुनने का कोई सवाल ही नहीं। संघ इस राजनीतिक मामलों में कभी नहीं बोलता है, इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। नहीं, क्योंकि कौन सोच रही है होगा, कि संघ चाहता है कि राजनाथ जी जाएं, एक बड़ा चेहरा, एक मजबूत नेता यूपी में होना चाहिए। संघ कभी यह नहीं तय करता है कि कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, कौन कैंडिडेट होगा। इसके बारे में संघ कभी फैसला नहीं करता। क्या पार्टी की तरफ से आपको कहा गया कि राजनाथ जी हम चाहते हैं आप यूपी जाएं? नहीं, ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि मैं इसमें गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूं और नहीं, पर क्योंकि ये आज तक पे इंडिया टुडे पे लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, देश का सबसे देखा जाने वाला नेटवर्क है, और लोग जानना चाहते हैं कि अगर बीजेपी की जीत होती है तो जीत के बाद ही सही क्या राजनाथ जी आना चाहेंगे लखनऊ? अब देखिए, वैसे हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जो भी फैसला करती है वो तो सभी को शिरोधार्य होता है। अहम बात कह रहे हैं आप, तो आप इंकार नहीं कर रहे हैं, परहेज नहीं है आप? नहीं, सुनिए, ऐसा परहेज और हेज का कोई, हम लोग तो पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। तो अगर लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पार्टी ने ऑलरेडी मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दे रखी है। तो मैं समझता हूं कि अन्य भी तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदारियां तो सबको भी नहीं। तो अगर मैं मतलब को निकालूं तो हेडलाइन ये बनी कि राजनाथ जी का कहना है कि मुझे जाने में परहेज नहीं, अगर पार्टी कहेगी तो मैं पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर हूं और मैं जाने को तैयार। वैसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं उतना ही समझिए, उसमें से निष्कर्ष निकालने की कोशिश न करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि काल्पनिक है, कि आपसे किसी ने सवाल ही नहीं किया कि जाना है कि नहीं जाना है, कैसे करना है, क्या करना है? मैंने जाने का, हम लोगों ने स्ट्रेटजी ही पहले ही बना दी थी, तो इसलिए सब प्रश्न खड़े ही नहीं होते हैं। क्या आपके हिसाब से अच्छी स्ट्रेटजी है या ये स्ट्रेटजी बेहतर होती है कि एक चेहरा होता? यह स्ट्रेटजी पहले ही तय हो चुकी थी कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हम लोग प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे, और जब हमारे विधायक चुनकर आएंगे तो फिर अपना चीफ मिनिस्टर का कौन कैंडिडेट होगा इसके बारे में जो है फैसला करेंगे। जहां कहीं ना कहीं ये चुनाव रेफरेंडम है अखिलेश सरकार के काम पे, वहीं ये रेफरेंडम है बीजेपी के नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन के फैसले। ऐसा मैं नहीं मानता। आप मानते हैं कि नोटबंदी पे रेफरेंडम नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि नोटबंदी का कोई रेफरेंडम है। क्यों? क्योंकि कोई एक मुद्दा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वह जो है रेफरेंडम का आधार नहीं बन सकता। नहीं, पर जब रेफरेंडम हुआ तो बीजेपी के ही नेताओं ने कहा कि अभी आने दीजिए, 11 मार्च पता चल जाएगा लोग नोटबंदी के बारे में क्या होगा किसी ने। लेकिन जो मैं जानता हूं, जो हमारा राजनीतिक अनुभव है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं, केवल एक मुद्दे के आधार पर कोई जीत हार किसी राज्य में नहीं होती है। कई ऐसे अहम सवाल होते हैं। जो पिछली सरकारें हैं उनका गवर्नेंस कैसा रहा, लोग ये भी देखते हैं। पिछली सरकारों ने जो सरकार बनने के पहले जनता के साथ वादे किए होते हैं, किस हद तक उन्होंने अपने वादों को पूरा किया होता है, यह होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी सामने है, जो जीतने का दावा कर रही है, उस पॉलिटिकल पार्टी का परफॉर्मेंस सरकार चलाते हुए अब तक कैसा रहा है, कई सब सारी चीजें होती हैं, लोग देखते हैं। साथ ही साथ जिस कैंडिडेट को हमने मैदान में उतारा है, असेंबली का कैंडिडेट्स, उसके बारे में को भी देखकर लोग फैसला करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से और खासतौर से जो व्यापारी वर्ग है, ट्रेडर कम्युनिटी है, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर्स रहे, उनमें रोष है, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है। जगह जगह लोगों से बात करो तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके हितों को चोट पहुंची, मतलब कम से कम उनको एक इनकन्वीनियंस हुई, असुविधा हुई। पहले तो मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जहां तक किसान हो, व्यापारी हो, तो समाज का कोई वर्ग हो, किसी के हितों पर हमारी सरकार किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देगी। और व्यापारी के अंदर नाराजगी है ऐसा मैं नहीं मानता। व्यापारी का पूरा समर्थन हम सबके साथ है। लोग यह महसूस करते हैं कि यह फैसला जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, यह फैसला राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया है, बल्कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर फैसला किया है। और मैं देखता हूं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां केवल इसलिए फैसले करती हैं, इसलिए निर्णय करती हैं, इसका हमको राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा। लेकिन मैं बार बार पहले भी बोलता रहा हूं और अब भी स्पष्ट मैं करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीति स्पष्ट है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करनी चाहिए। और आपको लगता है कि नोटबंदी से वाकई फायदा लोगों को अब नजर आ रहा है? क्योंकि लोगों ने पीड़ा सही है, पेन तो देखा है, अब लोग कह रहे हैं कि फायदा कहां है, गेन कहां है। सचमुच इस देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि देश की जनता ने नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला हुआ। थोड़े समय के लिए थोड़ी कठिनाई जरूर हुई होगी लोगों को, मैं इसे भी मैं स्वीकार कर लेता हूं।
लेकिन देश के किसी भी व्यक्ति ने हमारे प्रधानमंत्री के अथवा हमारी सरकार के इंटेंशन पर, नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया। आपने कहा कि चुनाव में हार जीत किसकी होती है, इसमें कई मुद्दे रहे थे और एक मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया वो था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का। और बीजेपी की अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आप ही के सर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश भर से हमें फोन करके कह रहे हैं कि किसको टिकट दे दी, कुछ कीजिए, क्या हो रहा है, बाहर के लोगों को दी जा रही है। तो बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने खुद रोज देखा होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, काफी नाराजगी है बीजेपी में टिकटों को लेकर। वैसे राहुल, आप ये बताओ, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिस राजनीतिक पार्टी में टिकट वितरण के बाद इस दफा कुछ ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं, कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि मापा जा सके कि ज्यादा है कि कम है। नहीं, कहाँ जैसे केशव प्रसाद मौर्य जा रहे हैं, कार्यकर्ता ही उनकी गाड़ी के हर राजनीतिक पार्टी में इतना नहीं हुआ। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी में हुआ है, आपने देखा होगा कांग्रेस में भी हुआ है, आपने देखा बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में तो बिल्कुल टिकट मिला, वो भी छोड़कर लोग चले गए। तो कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियों में होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। नहीं, पर कार्डर में सबसे बड़ा कैडर है। नहीं, पर उसी कार्डर को यह लग रहा है कि हम यहाँ पे जूते घिस रहे हैं दशक पर दशक, और बाहर से कोई आता है उसको टिकट मिल जाती है। देखिए, मैंने कहा ना कि कैडर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हो चुका है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4, 6, 8, 10 टिकट मांगने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं। स्वाभाविक है, मिलेगा तो एक को मिलेगा, तो 8-9 को तकलीफ होना यह स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन ये बाहरी बनामी... लेकिन इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ सबके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। नहीं, क्योंकि एक तो नाराजगी है टिकटों को लेके, दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि कुछ आप नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो है। मैं तो उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक 14 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं और आज के दिन मैं 5 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने जा रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि जो प्रत्याशी जिस विधानसभा क्षेत्र से जितने मांग रहे थे टिकट, वह सारे के एक को मिला है। सारे के सारे प्रत्याशी हमको बिल्कुल मंच पर दिखाई दिए और पूरी तरह से उन्होंने अपना समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। हो सकता है ऐसे 10-20, 10-2-4, 10-5 हो सकते हैं इतने बड़े राज्य में। सर, नाराजगी एक हद तक कार्यकर्ताओं में है। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि आपके कुछ बड़े नेता जो हैं वही नाराज चल रहे हैं पार्टी से। कौन नाराज है? जैसे वरुण गांधी, पहले वो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में थे नहीं, फिर खबर आई कि 5 सांसदों ने जाके अध्यक्ष जी से मुलाकात की और कहा कि इनको डालिए। वो मुंह फुला के बैठे हैं, पीलीभीत से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब जितना भी पोल होता है, पूछते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता यूपी में कौन है, वरुण का नाम तो आता है, उनकी लोकप्रियता है, तो यूज क्यों नहीं हो रहा? कोई दूसरी बात होगी और मैं समझता हूँ क्योंकि जब आप पार्टी के प्रेसिडेंट थे तब तो काफी आप वरुण को बढ़ावा दे रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे। नहीं, कोई नाराजगी नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। आप मानते हैं कि नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी होने का कोई कारण नहीं। योगी आदित्यनाथ की जो हिंदू युवा सेना है वो अपने कैंडिडेट्स उतार रही है। हालांकि योगी जी कैंपेन तो कर रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर भी दिया हुआ है पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट्स तो उन्हें उतारे ही हुए हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। पर सर, उन्हीं की जो संस्था है, उन्हीं की जो सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने कैंडिडेट उतारे हुए। कोई होगा, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उनका होगा, हो सकता है कि उसमें 1-2-4 लोगों को नाराजगी हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये चर्चा का मुद्दा नहीं बनता। नहीं, पर आपको नहीं लगता कि हैरानी की बात नहीं है कि उन्हीं की संस्था जो वो कंट्रोल करते हैं वही कैंडिडेट खड़ी कर रही है? ये बताइए कि इस पूरे दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हर देश में हैं, तो हर संस्था में कभी न कभी किसी बात को लेकर 2-4-10 लोगों की नाराजगी तो होती ही रहती है। यह कोई चर्चा का विषय नहीं बन सकता। एक और जो सवाल यूपी के कैंपेन को लेकर खड़ा हुआ सर, ये कि बहुत सारे बच्चों को टिकटें मिल गई हैं जिनके पिताजी या माँ पॉलिटिक्स में है। अब तक की जो 370 की सीटें हैं उनमें से 39 सीटें ऐसी हैं जिनमें जो भी सीनियर लीडर था उसके बच्चे को टिकट मिल गई। लोग कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद के खिलाफ बोलती है, फिर लगभग 40 टिकटें आपने बच्चों को ही दे दी। देखिए, ऐसा है कि यह कभी प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया कि जो पार्टी में काम कर रहा है उसके परिवार का सदस्य यदि कोई काम करने वाला है, चुनाव जीत सकता है, जनता में उसकी लोकप्रियता है, तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके पहले भी मिले, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले भी बराबर मिलते रहे हैं और मिले हैं लोगों को टिकट। लोग चुनाव लड़े हैं, जीते हैं,
पहली बार हो रहा हो ऐसा नहीं है। नहीं, पर इस दफा संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे पहले कहा गया, जैसे मैं पंकज की बात नहीं कर रहा क्योंकि पंकज तो बहुत सालों से मुझे लगता है कि उनके साथ पहले नाइंसाफी हुई थी, उनको टिकट ना मिला। उनको तो टिकट मिली, वो अपने खुद में एक लीडर है, इमर्ज कर रहे हैं। पंकज का टिकट 2007 में स्वयं काटा था मैंने। बेशक, लेकिन मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। जैसे कहा गया कि चलो 10 साल से पार्टी में है, उनको टिकट दी जाएगी। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट मिल गई, तो कहा ये तो अभी जुम्मे के जुम्मे हुए, अभी आए, अभी इन्हीं को टिकट। मतलब कोई एक लॉजिकल पैमाना नजर नहीं आ रहा ना सर। देखिए, बिल्कुल कोई खास ऐसा पैमाना नहीं होता कि बिल्कुल इस पैमाने पर ही जो खरा उतरेगा उसको टिकट दिया जाएगा। कुछ पैमाने होते हैं, उन सब सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ विजिबिलिटी भी देखते हैं कि जीतने की स्थिति किसकी बनती है, इस आधार पर भी फैसले होते हैं। पर क्या कहीं ना कहीं विजिबिलिटी की इस तलाश में जो पार्टी की केमिस्ट्री है वो बिगड़ रही है? केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, न पार्टी की फिजिक्स बिगड़ेगी, न पार्टी की केमिस्ट्री बिगड़ेगी, न पार्टी की मैथमेटिक्स बिगड़ेगी। यूपी को लेके मेरे आपसे कई और सवाल भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तमिलनाडु की तरफ, जहां पे इस वक्त एक तरह से क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विद्यासागर राव जो गवर्नर है, आखिरकार शपथ ग्रहण क्यों नहीं करा रहे शशिकला को। AIADMK की ये जनरल सेक्रेटरी हैं और इनका कहना है कि पार्टी का जो लेजिस्लेटर है, MLAs, वो मेरे साथ में है, तो फिर गवर्नर डिले क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, गवर्नर का जहां तक प्रश्न है, गवर्नर का यह प्रेरोगेटिव है कि कब वह किसको आमंत्रित करते हैं शपथ लेने के लिए। मैं समझता हूं कि उस पर मुझे कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो पोस्ट है और उसके बारे में मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विद्यासागर राव की आपसे मुलाकात हुई, काफी देर वो आपसे आके मिले। नहीं, उन्होंने हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहा हूँ और फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। तो क्या कहा आपने उनसे और उन्होंने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं क्यों कहूंगा। नहीं, क्योंकि मैं रात को 3 बजे तक सर एंकरिंग कर रहा था और जगह जगह जिस भी तमिलनाडु में आप आदमी से बात करो, वो सब कह रहे हैं कि ये बीजेपी करा रही है। वो सवाल पूछ रहे कि पनीर सेल्वम के जनरेटर में बिजली कहां से आ रही है। उनको सबको लग रहा है कि सेंटर ये डीजल डाल रहा है पनीर सेल्वम के जनरेटर में। नहीं, कल मैंने देखा कि वो जयललिता जी की समाधि पर गए थे और वहां के बाद जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसके कारण वो हुआ। ये AIADMK का आंतरिक मामला है, इस पर आपका कहना है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना? कोई सवाल ही नहीं। ये तो फैसला जो कुछ भी करना है तमिलनाडु के गवर्नर को करना है, क्योंकि तमिलनाडु भर में ये सोच इस वक्त है। मैं आपको बताऊं कि आपका ये इंटरव्यू तमिलनाडु के हर चैनल पे देखा जा रहा है। तमिलनाडु भर में ये सोच है कि कहीं ना कहीं बीजेपी प्रेसिडेंट्स रूल की तरफ स्टेट को ले जाना चाह रही है। नहीं, बीजेपी कम से कम ऐसा मैनिपुलेशन नहीं करती, इतना मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें जो कुछ भी करना है अंतिम फैसला गवर्नर को ही लेना है और गवर्नर के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना, ये करना, वो करना, इसे हम पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक मानते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और इसे अनैतिक भी मानते हैं। क्या बीजेपी को तमिलनाडु में उम्मीद नजर आती है जयललिता के न रहने के बाद? नहीं, उम्मीद वगैरह का कुछ नहीं। वहां पर ऑलरेडी जयललिता जी की गवर्नमेंट थी और वहां के AIADMK की मेजॉरिटी है और AIADMK के जो भी MLA जिसको भी अपना लीडर चुनते हैं वो वोट लेगा नैतिक आधार पर। क्या आपके हिसाब से सर शशिकला जिनके खिलाफ 2 कन्विक्शंस हैं, क्या उनका चीफ मिनिस्टर बनना ठीक होगा? नहीं, अभी इसके बारे में मुझे यह फैसला करना है तो AIADMK को करना है, मैं इसके संबंध में नहीं बोलना चाहूंगा कुछ। तो आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं? मैंने कोई लेना देना है। ये जो कहा जा रहा है कि विद्यासागर राव की राजनाथ जी से मुलाकात हुई और सेंटर की शह पे वो डिले कर रहे हैं स्वेरिंग इन। नहीं, वो तो शादी में हमारी मेरी भेंट हो गई थी, प्रकाश जावड़ेकर की शादी थी और शादी में विद्यासागर जी से भी भेंट नहीं हुई थी, बहुत सारे लोगों से भेंट हुई थी। आप ये कल्पना करिए, जिस शादी में इतनी भीड़ भाड़ रहती है उसमें मैं क्या बात करूंगा? नहीं, अलग से भी तो आके आपसे मिले? नहीं, बस ऐसे ही हाथ मिले, हेलो हाय हुआ। हमारे तेलंगाना के भी चीफ मिनिस्टर मिले, कई स्थानों के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स मिले, दूसरे चीफ मिनिस्टर्स मिले, वैसे ही वहां के गवर्नर भी मिले। तो इस मंच के जरिए आप मैसेज ये भेज रहे हैं और कि मैं हमारा समझता हूं इससे कि कोई मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूं कि किसी गवर्नर को मैं टेलीफोन करूं कि आप उनको ओथ दिलाओ, उनको ओथ न दिलाओ। ये पूरी तरह से प्रेरोगेटिव गवर्नर का होता है। नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल को लेके, उत्तराखंड को लेके सवाल तो खड़े हुए। कौन? जैसे रणदीप सुरजेवाला ने कल सवाल खड़ा किया कि अरुणाचल में जो हुआ, उत्तराखंड में जो हुआ, क्या बीजेपी वैसा ही कुछ तमिलनाडु में करना चाहिए? नहीं, कोई सवाल नहीं, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, सवाल नहीं खड़ा होता, कोई सवाल ही नहीं। चलिए तमिलनाडु से वापस उत्तर प्रदेश लौटते हैं। अखिलेश यादव का हम लोगों ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मेरा काम देखिए,
काम बोलता है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के, उनसे बात भी करो तो लगता है कि एक एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है। वो कहते सब छोड़िए, मेरा काम देखिए, मैंने मेट्रो बनवाई, सड़कें बनवाई, बिजली लाई, कारखाने लाए। तो वो अपने डेवलपमेंट ट्रैक रहे, उनको लग रहा है कि जैसे मोदी जी डेवलपमेंट का काम करते हैं, यूपी के डेवलपमेंट आइकॉन अखिलेश। पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता, 2 ही आंकड़े दूंगा, ज्यादा आंकड़े दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। पहले जो स्टेट की जीडीपी होती है उसके बारे में आपको मैं आंकड़े देना चाहता हूं। जिस समय समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी उस समय अप्रॉक्सीमेटली 5.6% थी, और आज वहां की वह स्टेट की जीडीपी 3.6 रह गई है, यानी 2% घट गई है। यह विकास हुआ है। दूसरा, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट उस समय 2.8% थी, वह घटकर 1.8% हो गई है। मैं समझता हूं कि जितनी लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती की घटनाएं हुई हैं एक साल के अंदर, केवल 2016 उठाकर देख लीजिए, पीछे मत जाइए। मैं समझता हूं कि इसके पहले कभी भी इतनी घटनाएं वहां नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। मैंने कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर भी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से सपा के राज में प्रॉब्लम रही है। एक जो फायदा लोग उससे ऊब चुके हैं, पर एक सर जो फायदा अखिलेश को इस चुनाव में, सर्वाधिक सांप्रदायिक दंगे भी यदि किसी की शासनकाल में होते हैं तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। पर एक जो फायदा अखिलेश को इस चुनाव में मिल रहा है वो ये कि पार्टी में जो तबका था जिस पर ये चार्ज लगते थे, उन सबको तब अखिलेश कहता है मैंने किनारे कर दिया। आप मेरी इमेज देखो, जब से मैंने होलसेल संभाला है तब से मैंने वो कॉल सेंटर बना दिए हैं, हेल्पलाइंस लगा दिए हैं, पहले से चीजों को बेहतर करते। उसका कहना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का बोझ था वो तो उन लोगों पे था जिनको मैंने किनारे कर दिया। ये बताइए, जिन लोगों के कारण सरकार चलाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी उनको किनारे कर दिया, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं ना। ये उनका दावा है। मैंने ये दावा है, लेकिन यही दावा करते हैं ना। तो आपने देखा ये 4.5 साल के बाद यह बात समझ में आई है। सही बात। जब चुनाव नजदीक आ गया है तब यह समझ में आई है। और जिनको बाहर किया था भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, उनको फिर से अंदर भी ले लिया है, यह भी आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी चीज कि मुलायम सिंह जी स्वयं यह कहते हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ ताजिंदगी हमने संघर्ष करके इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की, उस पर पानी फेर दिया अलायंस करके। पर हिम्मत दिखाई आपके हिसाब से अखिलेश ने, जिस तरीके से अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी, अपने चाचाओं के खिलाफ बगावत कर दी, अपने अंकल के खिलाफ बगावत कर दी? भाई, इसको यदि आप हिम्मत मानते हैं तो मानते हैं, लेकिन नहीं, आप तमाशा मानते हैं कि हिम्मत मानते हैं? नहीं, मैं तमाशा मासा ये कुछ लोगों ने कहा कि नूरा कुश्ती है। ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है राहुल और अखिलेश। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता इससे गुमराह नहीं होने वाली है, क्योंकि लोग समझते हैं कि यदि सचमुच यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको कुछ कदम उठाने थे तो 4.5 वर्ष क्यों नहीं उठाया? 4.5 वर्ष के बाद उन्हें याद क्यों आई? और 4.5 वर्ष जो भी उठाया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बाहर किया, फिर से उनको अंदर भी ले लिया। ये सही सवाल है, क्योंकि वही लोग जिनको निकाला गया वो वापस भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने मुख्तार अंसारी को कहा कि नहीं हम आने देंगे, अब वो बीएसपी में चले गए। बीएसपी का एक बड़ा प्लैंक होता था कि हम लॉ एंड ऑर्डर पार्टी में उनको, जिसका नाम लिया आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसका नाम लिया आपने, उसको लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। आपके हिसाब से इस चुनाव में बीएसपी कहां पे खड़ी है? क्या लड़ाई सपा प्लस कांग्रेस बनाम बीजेपी है, या आपको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सपा के साथ है, बसपा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में लड़ रही है। कहीं पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस लड़ रहा है, कहीं पर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर लड़ रही है। समान रूप से सपा अथवा बसपा सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही। क्या कोई ऐसी संभावना है अगर बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत के आंकड़े के पास नहीं आ पाती तो मायावती जी से एक बार ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जो तमाम हाल में लास्ट राउंड ऑफ ओपिनियन पोल सराजना जी, उससे ये निकल के आया कि पहले अगर ये तराजू है तो वो बीजेपी के पक्ष में था। जैसे जैसे एसपी और कांग्रेस का टाई अप हुआ तो शिफ्ट होने लग गया, और अब तराजू ऐसे हो सकता है कि आप अभी भी आगे रह जाएं, हो सकता है कि सपा कांग्रेस। लेकिन क्या आप मानते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है यूपी में? वैसे राहुल, आपने तो बहुत सारे देखे हैं सर्वे रिपोर्ट्स, और आप जानते हैं क्या सारे सर्वे रिपोर्ट सही होते हैं? नहीं, पर यूपी से जो फील भी आ रही है वो भी ये है कि कुछ तो बढ़त मिली है। आप भी मानेंगे? आपने देखा होगा कि 60-70% सर्वे रिपोर्ट्स जो गलत होती है। नहीं, पर आप भी मानेंगे कुछ मोमेंटम तो मिला है सपा कांग्रेस को, मोमेंटम कुछ हद तक तो शिफ्ट हुआ है। प्रारंभ में लोगों को कुछ लगा था सपा कांग्रेस हो गया, अब 2 राजनीतिक पार्टियां मिल गई, मजबूत हो गई। अरे भाई, दोनों कमजोर मिलकर मजबूत ताकतवर कैसे हो जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? माइनस मिलकर
माइनस प्लस माइनस वो माइनस ही रहेगा। नहीं, पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। नो, हाँ, आप नहीं जानते मैथमेटिक्स। हाँ, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, हाँ, एंड माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, वो तो माइनस है। नहीं, दैट इज प्लस। दे आर नॉट मल्टीप्लाइड, उनका मर्जर नहीं हुआ है। हाँ। वो माइनस प्लस माइनस है, इसलिए माइनस ही रहेंगे। अच्छा, ये बताएं सर, इंटरव्यू के आखिरी दौर में मैं आना चाहता हूं कुछ सवालों को लेके। मैंने पहले ये क्लियर मैंने कर दिया कि नहीं आपको? आपकी बात देखो, यूपी की जनता को तय करना है सर, आपकी बात सही है। माइनस जो मैंने बतलाया, हाँ, दोनों कमजोर हो गए हैं, हाँ, दोनों माइनस हैं, तो माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ही होगा। हाँ। और लेकिन माइनस मल्टीप्लाइड बाई पर माइनस। युवा काफी थे, राहुल आगरा का रोड शो हुआ, दोनों साथ में थे। अब आज आप मेरे साथ चलेंगे, कल भी बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर हमारे साथ गए थे, आप उनसे बात कर लीजिए। आज आप चलेंगे, देख लीजिएगा युवा कहाँ है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारी सार्वजनिक सभाओं को देख लीजिएगा। सर, आखिर में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं गृह मंत्री के तौर पे आपसे। मणिपुर, नागालैंड, खासतौर से नागालैंड में इस वक्त ब्लॉकेड है, मणिपुर में चुनाव, वहां पे स्थिति काफी नाजुक है। हमारी बात वहां के चीफ मिनिस्टर से भी हुई है, अन्य लोगों से भी हुई है, और स्थिति वहां की संभलेगी। और आज रात को भी कुछ लोगों को बुलाया है, कल भी मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, बातचीत में कर रहा हूं। आपको लगता है कि स्थिति पर हम पूरी तरह से नियंत्रण पाएंगे? इसका चुनाव पे असर पड़ सकता है? मणिपुर में आप पहले आगे लग रहे थे, अब लोगों में नाराजगी है कि इतने दिनों से ब्लॉकेड बना हुआ। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। जो भी उस राज्य के हित में हो वही करना चाहिए। और वहां भी यह सब सारे हालात को ठीक करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर्स को उठाने हैं, क्योंकि हम राज्यों के मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। यदि उनको महसूस होता है, चाहे मुख्यमंत्री के मणिपुर के मुख्यमंत्री हों अथवा नागालैंड के, यदि उनको महसूस होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए, तो वहां की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करने को बराबर तैयार है। इसके पहले प्रोवाइड किया भी है, जितना उन्होंने मांगा है हम लोगों ने। आखिर में कुछ सवाल पाकिस्तान पर। हमने हाल ही में देखा कि अमेरिका ने कहा कि मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशंस में ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे डेजिग्नेट होना चाहिए। एक नया प्रशासन अमेरिका में टेक ओवर कर रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार भारत की मदद करेंगे पाकिस्तान पर दबाव डालने में और पाकिस्तान की जिहाद फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने में? अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है, इसलिए मुझे भरोसा है। और मैं तो यह मानकर चलता हूं कि उसको टेररिस्ट घोषित करने का जहां तक यूनाइटेड नेशंस का प्रश्न है, उसमें अमेरिका भी मदद करेगा, और हम लोगों की यह कोशिश है कि चाइना भी हमारी मदद करे। पर चाइना तो हमारे खिलाफ रोड कर रहा है, लेकिन हम हम लोगों का प्रयत्न जारी है। आपके हिसाब से चाइना क्यों? अगर आप तो दोस्ती की बात करते हो चाइना के साथ, इकोनॉमिक रिश्ते सुधारने की बात करते हो, चाइना रोडे पे रोड अटका रहा है। अरे हो सकता है, मैं मानता हूं इस समय कर रहा है, लेकिन प्रयत्न जारी है, बातचीत हो रही है। आज नहीं तो कल सफलता निश्चित रूप से हमको मिलेगी। पाकिस्तान के साथ और देखिए, टेररिज्म का जहां तक सवाल है, टेररिज्म किसी एक कंट्री का यह चैलेंज नहीं है, एक कंट्री की समस्या नहीं है। टेररिज्म से तो दुनिया के बहुत कई देश हैं जो कि इस समय काफी हद तक प्रभावित। पाकिस्तान से रिश्तों को सभी को, कहां जाते दुनिया के देखते सारे हैं? देशों को ऑनबोर्ड होना पड़ेगा इस टेररिज्म के। पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने बयान दिया कि यूपी इलेक्शंस के बाद उन्हें उम्मीद है कि बातचीत का दौर फिर से शुरू होगा। यदि पाकिस्तान यदि पहल करता है तो भारत विचार करेगा। पर फिलहाल आपकी टेबल पे कुछ नहीं है? नहीं, हम लोग की टेबल कोई दोस्ती की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहे। यानी चाहने को तो बराबर भारत ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। आपने देखा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपनी तरफ से कितनी पहल की थी, दूसरे नेताओं ने भी पहल की है, दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने। पर जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो हम भी। और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो शपथ ग्रहण समारोह में ही अपने सारे पड़ोसी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, और यहां तक कि सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर वह पाकिस्तान भी पहुंच गए। हमने तो बराबर अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया है। पर पहले हम उम्मीद करेंगे टेररिज्म पे वो डिलीवर करें, उसी के बाद दोस्ती। टेररिज्म पे वो कुछ डिलीवर करें, मसूद अजहर के खिलाफ। हफीज करना चाहिए। जो हफीज सईद को पकड़ा, आपको लगता है कि असली में पकड़ा है या केवल दिखाने के लिए? मैं मानता हूं ये पूरी तरह से दिखावा है, क्योंकि इसके पहले भी एक बार नजरबंद किया जा चुका है उनको। ये पूरी तरह से दिखावा। आप सीरियसली नहीं ले रहे? नहीं, उनके खिलाफ सीधे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चार्जशीट होनी चाहिए, बिहाइंड बार होनी चाहिए। चलिए राजनाथ जी, मेरे पास सवाल खूब है, लेकिन 5 रैलियों में उत्तर प्रदेश में लोग इस वक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, तो इस इंटरव्यू को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो ये थी
गृह मंत्री राजनाथ सिंह से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।